तो नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज एक बड़ा सवाल हम लेकर आए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट सत्ता की कठपुतली बन गया है, और साफ कहें तो मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है। दोस्तों, ये सवाल इसलिए है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं पिछले 10-11 सालों में कि वो ये दर्शाता है या ये बताता है कि किस तरह सरकार दबाव बना करके सुप्रीम कोर्ट से फैसले करवा रही है। बहुत से जजों की ट्रांसफ़र इसी तरह से हुए हैं। बहुत से जजों को सुप्रीम कोर्ट में आने से डिबार कर दिया। बहुत से जनों को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने के से डिबार कर दिया। वही और उनको वांछित जो फल थे वो नहीं मिले, और इसलिए नहीं मिले कि उन्होंने सत्ता के खिलाफ अपना फैसला दिया था। उन्होंने संविधान के अंतर्गत फैसला दिया था, संविधान सम्मत फैसला दिया था, कानून सम्मत फैसला दिया था। इसलिए उन लोगों को ये अवसर नहीं मिला। ऐसे कई उदाहरण हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक संरक्षक माना जाता है। यह संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था है जिसके फैसले केंद्र और राज्य सरकार सहित सभी को मानना बाध्यकारी है। न्यायिक समीक्षा कर सकता है सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट। कोई अनुच्छेद 13 के तहत विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिक जांच कर सकता है। स्वायत्तता का आधार राजनीतिक परिदृश्य में कभी कभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सुरक्षा संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेद 124 से 147 के तहत की जाती है। विवाद और आरोप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विपक्ष का राजनीतिक विश्लेषण द्वारा निर्णयों के प्रभाव पर सवाल उठाए जाते हैं। वो बिल्कुल सही है, सवाल तो उठते ही हैं, उठने भी चाहिए। देश में लोकतंत्र है तो सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक काम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून के शासन को बनाए रखना है। दोस्तों, लेकिन पिछले दिनों जैसा कि मैंने कहा, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत सारे मामलों में सरकार या सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। जैसे चुनावी बॉन्ड, मणिपुर, नागरिक स्वतंत्रता, यूएपीए, एनएसए, जहां सत्ता असहज होती है वहां सुनवाई टलती दिखाई देती है। सरकार विरोधी आवाज़ों पर त्वरित सख्ती, मजदूर, पत्रकार, छात्र, किसान, इन मामलों में कानून व्यवस्था अचानक प्राथमिक हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उसको संदिग्ध तो बनाती ही है। अब हम कुछ मामले ऐसे देखेंगे कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और एक कठपुतली की तरह की है। दोस्तों, ये बात हम शुरू करें उसके पहले ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएँ, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। इस अपील के बाद दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से मामले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि सत्ता
का पूरा दखल सुप्रीम कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में है। वैसे तो सरकार एक नया कानून बनाकर न्यायपालिका को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। ये तो जब अरुण जेटली सर विधि मंत्री थे, न्याय मंत्री थे, तभी वो कानून लाया गया था। लेकिन सरकार ने उसको, और उसमें ये था कि भाई जो कॉलेजियम है उसको कमज़ोर कर दिया जाए। कॉलेजियम में बाहर के लोगों को भी कानून, जो न्यायाधीश जो हैं उन्हीं 5 सीनियर न्यायाधीशों का कॉलेजियम बनता है। लेकिन वो चाहते थे कि बाहर के लोग, सरकार के मंत्री और वो जो है उसमें दखल करें। उससे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके नियंत्रण में आ जाता। इसलिए कॉलेजियम ने उसको स्वीकार नहीं किया, चीफ जस्टिस ने उसको स्वीकार नहीं किया। बाद में भी एक बार और कोशिश हुई, 2 बार और कोशिश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर अड़ा रहा। लेकिन सरकार ने उसका दूसरा रास्ता निकाल लिया। सुप्रीम कोर्ट चाहे उस कानून को न आने दिया हो, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से फैसलों पर दबाव बनाना तो शुरू कर ही दिया है, और लगातार हो रहा है। अब तो जज खुद मान रहे हैं कि ये फैसला जो है हमने कोर्ट के आदेश से दिया है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब राम मंदिर का जैसे फैसला हुआ तो सीजेआई जो थे वो असम के, उनको एक केस में फंसाया गया, एक लड़की वाले मामले में, आपको मालूम ही है। और फिर उसके ऊपर उनसे जो है राम मंदिर का फैसला करवाया गया। राम मंदिर का फैसला लिखने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ ने बाद में ये कहा कि ये तो मैंने भगवान के कहने से लिखा था, मतलब वो कानून सम्मत नहीं था, भावना से लिखा हुआ था। तो ये मतलब भावनाएं क्या है, भावना मतलब सरकार ने जैसा कहा वैसा लिखा। और उसमें एक बड़ी बात ये थी कि उस फैसले में ये तक कहा गया कि भाई जहाँ मस्जिद बनी थी वहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था, साफ ग्राउंड था बिल्कुल। और जो मूर्तियाँ रखी गई थी 1947 में या 50 में, जब भी वो भी अवैध थी। और बाबरी मस्जिद को गिराई, वो भी अवैध था। अब ये सारे अवैध मिल करके और वैध हो गए, और हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला हो गया कि यहीं राम मंदिर बनेगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फैसले ले रहा है और कितने दबाव में फैसले ले रहा है। और फिर उन सीजेआई साहब को जिन्होंने फैसला दिया था उस समय, वो उनको जो है राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। आप सब जानते ही हैं इस बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैसले अभी मतलब सरकार के दबाव में लिए जा रहे हैं, या कोई डील हो रही है लाभ की और उसके बाद फैसले हो रहे हैं। मतलब कानून या संविधान की रक्षा के लिए वो फैसले नहीं हैं। अब हम एक और फैसले की बात करते हैं, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि भाई चुनावी बॉन्ड का जो मामला है, जैसे चंदा लेने का, जिसमें साफ ये प्रकट हुआ। पहले तो कोर्ट में एफिडेविट दे करके स्टेट बैंक के अधिकारियों ने झूठ बोला और ये कहा कि भाई हम ये जानकारी अभी नहीं दे सकते हैं, इसको बनने में 15 दिन लगेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने दबाया तो दूसरे दिन वो जानकारी सारी टेबल पे आ गई। तो इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे थे, और एफिडेविट देकर के झूठ बोल रहे थे। तो उसकी सज़ा होती है, अवमानना का नोटिस होना चाहिए उसके ऊपर, उनको सज़ा होनी चाहिए। तो वो कुछ नहीं हुई। सरकार के दबाव में उन्होंने उन बैंक के अधिकारियों को सरकार न्यायालय ने छोड़ दिया। उसके बाद ये प्रूव हो गया कि सरकार ने बाएं दबा करके
पार्टियों से चंदा लिया है, बॉन्ड खरीदवाए हैं, चुनावी बॉन्ड, और अपने पक्ष में किए लिए हैं। उसके बावजूद भी किसी को न तो वो चुनावी बॉन्ड तो उन्होंने निरस्त कर दिए कि आगे से अब ये नहीं होगा, लेकिन उन्होंने किसी को भी सजा नहीं दी। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको सजा मिली हो, जबकि हजारों मतलब करोड़ों रुपए के चंदा जो है इस तरह से वसूला गया कि पहले उनको नोटिस दिया, जेल में डाला, जेल से निकालने के लिए उन्होंने डिमांड की, और उन्होंने चुनावी बॉन्ड दिए और उनको निकाल दिया गया। मतलब और ऐसे ऐसे मतलब बीफ के कारोबारियों से चंदा लिया, गेमिंग की जो सट्टा बाजारी है ऑनलाइन, उनसे चंदा लिया, और उन सबको वो सब अवैध होने के बावजूद भी बरी हो गए। इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार का मामला था। महाराष्ट्र सरकार का जब मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो बिल्कुल अवैध है। राज्यपाल ने भी ये अवैध तरीके से शपथ दिलाई है मुख्यमंत्री की। लेकिन आप देखिए कि वो अवैध सरकार 3 साल तक चलती रही। अवैध है तो एक दिन भी क्यों चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई जजमेंट नहीं दी, और 3 साल तक वो बराबर पूरी चली। और फिर वहाँ जो चुनाव होने थे वो हुए। होना ये चाहिए था कि भाई उस अवैध सरकार को गिरा देते, और जो जिन्होंने गलती की उनको सजा देते, और राष्ट्रपति शासन लगा करके 3 महीने में या 6 महीने में चुनाव करवा के नई सरकार आनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला नहीं दिया, और ये फैसला दिया कि इसका जजमेंट तो अध्यक्ष ही करेगा, और अध्यक्ष एक पार्टी का है और वो निष्पक्ष नहीं है, ये जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट जो है चुप रहा। तो ये किसके दबाव में चुप रहा? ये सरकार के दबाव में ही चुप रहा ना। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को कठपुतली की तरह नचा रही है। ऐसे ही बहुत सारे और फैसले हैं दोस्तों। बेला त्रिवेदी को आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज थी, और सरकार के पक्ष में फैसले देने के लिए वो बदनाम भी थी, और हर वो केस उसके पास जाता था जिसको सरकार चाहती थी कि बेल नहीं मिले। सर्जिल इमाम का और खालिद का केस जो थे वो उनके पास जानबूझ करके उसकी बेंच में लगाए जाते थे, और वो उनको बेल से मना कर देती थी। अब उसका अंजाम ये हुआ दोस्तों कि बेला त्रिवेदी जब रिटायर्ड हुई, सेवानिवृत्त हुई, तो सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है कि जो भी जज रिटायर्ड होता है उसको वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन विदाई देता है, विदाई पार्टी देता है, पूरा उसका इंतजाम होता है। लेकिन बेला त्रिवेदी को वो पार्टी नहीं दी गई। मतलब इससे ज़्यादा अपमान की क्या बात हो सकती है। लेकिन बेला त्रिवेदी को दूसरी पोस्टिंग मिल गई, और वो यहाँ से रुखसत हुई बिना पार्टी के। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद को पिछले 5 साल से बेल तक नहीं दी गई है, जबकि उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाए हैं, आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हुआ है, और न ही उनको उनके ऊपर मतलब कोई ऐसा मतलब मुकदमा चला है या। तो फिर उसको क्यों बेल नहीं दी जा रही है? ये सवाल ये है कि हर मुलजिम जब तक उसका वो मुलजिम तय नहीं हो जाए, मतलब आरोप सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक उसको बेल का अधिकारी है वो। जब अगर वो खूंखार ना हो या उससे कोई नुकसान होने की बाहर निकलने के बाद उस सबूत नष्ट करने की संभावना नहीं हो, तो उसको बेल दे देनी चाहिए। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद कहते हैं। लेकिन 5 साल से 6 साल से वो सड़ रहे हैं उसमें जेल में, और उनको
जमानत नहीं हो रही है। ये क्या है? ये सरकार की कठपुतली है ना सुप्रीम कोर्ट, इसलिए नहीं हो रही है। दिल्ली दंगों के मामले में ही दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर ने एक फैसला दे दिया था सरकार की, केंद्र सरकार की पुलिस के खिलाफ। शाह साहब जिसके अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो शाह साहब इतने नाराज हुए मुरलीधर के ऊपर कि उनका रातों रात वहां से ट्रांसफर करवा दिया गया। दूसरे दिन उसकी पेशी, और या तीसरे दिन उसकी जो पेशी पड़ने वाली थी, उसको सुनने के पहले ही मुरलीधर का स्थानांतरण हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में हो गया, और वो जो है इस तरह से प्रताड़ित किए गए। मतलब अगर आपने सही फैसला दिया है तो आप उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये सरकार का, इतना सरकार का दबाव है। फिर क्यों न माने कि वो कोर्ट जो है, कोर्टें जो है कठपुतली की तरह काम कर रही है। बाद में और वो कॉलेजियम की इच्छा से नहीं हुआ तबादला, वो बिल्कुल दबाव में हुआ। और बाद में उन मुरलीधरन साहब को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने देने के लिए वहाँ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से उड़ीसा में ट्रांसफ़र किए गए, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सके। मतलब उनको सजा दी गई। एक सच्चे न्यायाधीश को सच्चे संविधान सम्मत फैसला देने के लिए इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के थ्रू सजा दी। ये इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। संबल विवाद में भी ऐसा ही मामला आया, हिंसा हो रही है वहाँ पर, और वहाँ जस्टिस सुभाष सुधीर ने 12 पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया था। यूपी सरकार की पुलिस के 12 अधिकारियों पर जस्टिस सुभाष सुधीर ने एफआईआर लॉन्च कराने का आदेश दिया था। वो एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, सुभाष सुधीर का वहाँ से स्थानांतरण हो गया। तो कितना कितना दबाव है, कितना सरकार जो है एक भी फैसला उनके विपरीत सुनने को तैयार नहीं है। संविधान की रक्षा करने वाले उनके नतमस्तक हैं, कठपुतली बनकर के काम कर रहे हैं। और जिन सज्जन जस्टिस आदित्य को वहाँ पर लाया गया, और वहाँ पे वहाँ के बार एसोसिएशन के वकीलों ने उसका विरोध किया तो आदित्य को वहाँ से हटा दिया, वापस उनको अपने स्थान पे भेज दिया, और यहाँ पे एक अखिलेश सिंह को लाया गया। संभल में जज अखिलेश सिंह को लाया गया। लेकिन जो जज साहब थे जिन्होंने फैसला दिया था, वो उन सुभाष सुधीर को उनको वहाँ नहीं आने दिया। अभी अभी आप देखिए कर्नल सोफिया का मामला। कर्नल सोफिया जो मिलिट्री की कर्नल है, अधिकारी है, और आपको मालूम ही है कि वो ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का पक्ष रख रही थी। कितना मजबूती से उसने अपने प्रवक्ता के तौर पे काम किया मिलिट्री की। उसकी मजाक उड़ाई, उसका अपमान किया एक तरह से विजय शाह, एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने। और जबलपुर कोर्ट के जज साहब ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का लिखित आदेश दे दिया। वो एफआईआर तो शायद हुई नहीं हुई पता नहीं, लेकिन उन जज साहब का वहाँ से स्थानांतरण छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ से भी बाद में उन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया। और ये सब सरकार के दबाव से ही किया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार का दबाव नहीं हो और चलते दूसरे ही दिन ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। होता भी नहीं है। लेकिन सरकार तो सरकार है।
ये सरकार मतलब संविधान को कुछ मानती नहीं है, कोर्ट को कुछ मानती नहीं है, हर कोर्ट के हर फैसले में दखल दे रही है। तो और ये कहती है कि हम तो कोर्ट के न्याय को मानते हैं, और कहती तो है लेकिन करती उसके बिल्कुल विपरीत है। मजे की बात यह है कि स्थानांतरण आदेश में लिखा गया कि यह सरकार के चाहने पर किया गया है। ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि छत्तीसगढ़ से इलाहाबाद ट्रांसफ़र सरकार के चाहने पर किया गया है। मतलब ये सरकार अगर दबाव नहीं डाल रही है, सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो ये कैसे लिख दिया। और अगर कोर्टें और कॉलेजियम स्वायत्त हैं, तो ये बात कैसे आई कि सरकार के दबाव से ये किया गया था। अगर आप सरकार के दबाव में हैं, इसका मतलब आप स्वायत्त नहीं हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप स्वतंत्र नहीं है फैसला लेने के लिए। इस एक लाइन से उन सब की कलाई खुल जाती है जो झूठ बोल करके लोगों को बरगला रहे हैं। साफ साफ दिखता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की कठपुतली है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सरकार के दबाव में कोर्ट फैसला ले रही है। राजस्थान के विद्युत ट्रिब्यूनल का मामला अभी सामने आया है। एक जज साहब ने अडानी साहब का जो कुछ पैसा बाकी था, वो उनके हिसाब से उन्होंने सरकार से कहा भाई ये पैसा दे दो, हमको नहीं दिया तो कोर्ट में चले गए। अब वो कोर्ट से फैसला करवा लेते हैं हर बार। इस बार वो जज साहब थोड़े समझदार थे, उन्होंने पूरा एमओयू पढ़ा जो सरकार के बीच में और अडानी के बीच में साइन हुआ था। उसमें साफ साफ लिखा है कि माइन से कोयला रेल ट्रैक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अडानी की है और उन्हीं के खर्चे पर है। ये नहीं है कि सरकार उसका पैसा देगी, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए के बिल दे करके और वो पैसा उठा लिया। और चूंकि देर से